So welcome all of you for the second class of return of income. लास्ट क्लास में अपने रिटर्न ऑफ इनकम में क्या पढ़े थे एक बार कॉन्सेप्चुअली मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं. सेक्शन 139(1) प्रोवाइड्स दैट कौन कौन पर्सन को रिटर्न फाइल करना जरूरी है. कंपनी फर्म्स को हमेशा जरूरी है. अदर पर्सन को इफ देयर इनकम बिफोर चैप्टर 6 से डिडक्शंस और एग्जेम्पशन अंडर 54 सीरीज फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर उसके पहले अगर आपका इनकम एक्सीड कर जाता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दैट इज 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख एज द केस में बी, यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. अगर आप कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस इंकर करते हो जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मोर देन 1 लाख और ट्रैवलिंग एक्सपेंस मोर देन 2 lakhs और डिपॉजिट इन योर current account maintained with the banking company exceeds 1 crore, you have to file your return. अगर आप resident ordinary resident हो, you are holding foreign assets outside India or you have any financial interest outside India or you have any signing authority outside India in a bank located outside India, you have to file return of income if you are ROR. रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट्स क्या होती है? 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर. 30 सितंबर किसके लिए होता है? ऑलवेज कंपनी के लिए होता है. कोई भी कंपनी के लिए 30 सितंबर होता है, या फिर जिनकी जो भी इंडिविजुअल या जो भी पर्सन हु इज लायबल फॉर एनी टैक्स ऑडिट और एनी अदर ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ, उनका भी ड्यू डेट 30 सितंबर हो जाता है. वर्किंग पार्टनर इन अ फर्म हु इज लायबल टू टैक्स ऑडिट, उस फर्म का उस पार्टनर का भी रिक्वायरमेंट है 30 सितंबर. अदर केसेस में 31 जुलाई. बट एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92, दैट इज फॉर्म 3CEB, फॉर्म 3CEB दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, यानी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इंकर करता है उनके लिए 30 नवंबर है. तो ये ड्यू डेट याद रखना जरूरी है बिकॉज ये ड्यू डेट टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट होता है रिटर्न ऑफ इनकम के साथ. ओके, देयर आर मेनी प्रोविजंस इन पीजीबीपी विच आर लिंक्ड विद ड्यू डेट्स ऑफ टैक्स ऑडिट, सो यू हैव टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट आपको जानना जरूरी है ताकि आप पीजीबीपी में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ. ओके, देन वी न्यू 139(3) में लॉस रिटर्न होता है. 139(4) में बिलेटेड रिटर्न होता है विच लास्ट डेट इज व्हाट? एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर. 139(5) में अपने पढ़े थे रिवाइज रिटर्न यू कैन रिवाइज एन नंबर ऑफ टाइम्स. और बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज, ओरिजिनल रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज. सेम ड्यू डेट होता है जो 139(4) में होता है. फिर 194A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, ये सारे सेक्शंस में स्पेशल लोगों का रिटर्न फाइल होता है. चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनको भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है. जो स्पेशल एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं तो इनको रिटर्न फर्निश करना जरूरी है. फीस अंडर सेक्शन 234F लगता है इफ यू डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. वो फीस क्या है सर? अगर आप 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक फाइल कर दिए तो आप का जो फीस होगा दैट इज 5,000 रुपीज. बट इफ यू डू नॉट फाइल योर रिटर्न अप टू 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, अदर केसेस में फीस होगा 10,000 रुपीज. ओके, एंड इफ योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 lakhs, 5 lakhs से कम है टोटल इनकम, तो कोई भी केस हो का आपका फीस कभी भी 1,000 रुपया से ज्यादा नहीं होगा. टोटल इनकम बोला है, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं बोला है. ठीक है, तो ये सारा अपने पढ़े थे. फिर अपने को आज क्या करना है गाइज? आज अपने को पढ़ना है पैन, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर. परमानेंट अकाउंट नंबर से क्वेश्चंस आता है. सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यू नो दिस पैन नंबर, यू नो दिस पैन नंबर. ये कोई नया चीज नहीं है जो आप आज पढ़ने जा रहे हो. इट्स अ 10 डिजिट नंबर. ओके, इट्स अ 10 डिजिट नंबर विच इज बेसिकली नंबर अलॉटेड टू यू बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ये जो नंबर है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलॉट करता है. इफ यू आर अ टैक्स पेयर, इफ यू आर पेइंग एनी टैक्स, यू हैव टू हैव अ पैन नंबर. हर एक पर्सन का एक पैन नंबर होता है, एक यूनिक 10 डिजिट नंबर होता है जो पैन अप्लाई करना पड़ता है आपको, या फिर असेसिंग ऑफिसर ऑल्सो कैन गिव यू पैन नंबर. इन पैन यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज द रेलेवेंट सेक्शन नंबर. द रेलेवेंट सेक्शन नंबर इज 139 कैपिटल ए. ओके, तो 139 कैपिटल ए में अपने को पैन पढ़ना है. पैन में अपने ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले किसको पैन के लिए एप्लीकेशन करना जरूरी है, एंड इन व्हाट फॉर्म पैन विल बी अप्लाइड व्हेन पैन इज रिक्वायर्ड. ओके, नंबर 1. नंबर 2, वेयर डू यू कोट पैन. आपको पैन लेने के बाद कहाँ कोट करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दिस दैट पैन आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में कोट करना पड़ता है. इन ऑल दी कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे हम लोग, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे कॉरेस्पॉन्डेंस जो आप करोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, यू हैव टू कोट योर पैन नंबर. एंड ऑन सर्टेन प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन जो अपने पढ़ेंगे रूल 114B में. रूल 114 में, वो रूल 114 में बहुत सारा ट्रांजैक्शंस लिस्टेड है जहां पे यू हैव टू कोट पैन नंबर. ठीक है, यही एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है जो आपसे पूछ लेता है कि वेदर पैन इज रिक्वायर्ड टू बी कोटेड और नॉट रिक्वायर्ड टू बी कोटेड.
ठीक है। तो ये सब बातें अपने करेंगे पैन नंबर में, एंड उसके बाद अपने नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज आधार नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद पैन, दैट इज सेक्शन 139 कैपिटल ए। हु शुड अप्लाई फॉर पैन एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ एप्लीकेशन। किसे सबसे पहले पैन अप्लाई करना है और पैन का क्या लिमिट है, ये अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी कोई भी प्लीज मुझे चैट बॉक्स में डाउट मत पूछिए, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स फर्स्ट, देन आई विल टेक ऑल द चैट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लासेस एज आई नॉर्मली टेक। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु शुड अप्लाई फॉर पैन। पैन किसे अप्लाई करना पड़ता है, पैन का टाइम लिमिट क्या है। नंबर 1, किसे अप्लाई करना है पैन, हर एक पर्सन जिनका टोटल इनकम और द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन रिक्वायर्ड और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज एसेसिबल। मतलब अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब अगर आपका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर जाता है तो आपको पैन लेना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई फॉर पैन बिकॉज योर टोटल इनकम इज एक्सीडिंग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, सो यू हैव टू अप्लाई फॉर पैन। एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट, द टाइम लिमिट इज बेसिकली ऑन और बिफोर 31st May ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच इनकम इज एसेसिबल। ध्यान से सुनना, असेसमेंट ईयर का 31st May, मतलब मान लो इस साल अगर 1920 में अगर आपका इनकम एसेसिबल था तो 31st May 20 के पहले आपको, असेसमेंट ईयर हो गया 31st May 20 के पहले आपको पैन अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सर एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर क्या है, 49A एंड 49AA। 49A जो फॉर्म नंबर है दैट इज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पैन एप्लीकेशन बाय एन इंडियन रेसिडेंट, बाय एन इंडियन सिटीजन, बाय अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, या फिर जो इंडिया में बेस्ड है बट जो फॉरेन नेशनल है या फॉरेन नॉन रेसिडेंट है उनको पैन अगर लेना है तो 49AA में, आपसे MCQ में पूछ सकता है, वो 49AA में अप्लाई करेंगे। सो नंबर 1 इज टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस कर गया तो आपको 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको पैन अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स इफ यू आर अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस एंड योर टोटल सेल्स या टर्नओवर is exceeding or likely to exceed 5 lakh rupees in any financial year or in any previous year। 5 लाख से ज्यादा अगर आपका टोटल सेल्स या टर्नओवर क्रॉस करने वाला है या कर सकता है या कर चुका है तो आपको रिटर्न पैन अप्लाई करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के पहले, ऑन और बिफोर द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले आपको पैन अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द टाइम लिमिट विच इज गिवन इन सेक्शन 139 कैपिटल ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो एक साथ फाइनेंस एक्ट 2018 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जो मैं आपको ऑलरेडी एक बार रिपीट कर देता हूं। एवरी पर्सन जो कि एक रेसिडेंट है अदर देन एन इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल को छोड़कर अगर कोई रेसिडेंट पर्सन है एंड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंटर करता है जिनका एग्रीगेट अमाउंट इज ₹2,50,000 और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंटर करता हूं तो मेरे को 2.5 लाख और मोर, एंड मैं एक रेसिडेंट हूं, आई एम नॉट एन इंडिविजुअल एंड आई एम एंटरिंग इनटू 2,50,000 तक का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, देन आई हैव टू अप्लाई फॉर पैन। देखिए यहाँ पे रिटर्न का बात नहीं हो रहा है, हम स्टार्ट कर दिए पैन, तो यहाँ पे बात नहीं हो रहा है कि रिटर्न फाइल करना जरूरी है कि नहीं है, यहाँ बात हो रहा है कि यू हैव टू अप्लाई फॉर पैन और नॉट। यस, आई हैव टू अप्लाई फॉर पैन बिकॉज माई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अमाउंट इज मोर देन और इक्वल टू 2,50,000। अगेन सेम डेट होगा 31st May ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगले साल का 31st May के पहले आपको पैन ऑब्टेन करना पड़ेगा और पैन अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है, इसी से रिलेटेड पॉइंट है, एवरी पर्सन हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ डायरेक्टर और अ पार्टनर और अ ट्रस्टी और अ ऑथर, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर और ऑफिस बेयरर, मतलब मान लीजिए अगर ये जो पोस्ट बोल रहे हैं ये सब क्या एक पोस्ट ही तो है, दीज आर ऑल पोस्ट, दीज आर ऑल पोस्ट, मतलब जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है या पार्टनर है या ट्रस्टी है या ऑथर है, फाउंडर है, किसके जो कंपनी या जो HUF या जो पार्टनरशिप फर्म जिनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 2,50,000 और मोर है ना, उनके अगर कोई डायरेक्टर है, उनके अगर कोई पार्टनर है, उनके अगर कोई कर्ता है, उनका अगर कोई ऑफिस बेरर है, तो उनको भी, आई रिपीट, उनको भी पैन अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं किसी भी कंपनी का डायरेक्टर हूं तो मुझे पैन अप्लाई करना पड़ेगा अगर मेरा कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 2,50,000 और मोर क्रॉस करके रखा है, मतलब इट्स अ चेन रिएक्शन। सो दिस इज फॉर द पर्सन
हु इज एंटरिंग इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो वो पर्सन के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उस पर्सन का अगर कोई डायरेक्टर है, कोई सीईओ है या कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर है, रेफर्ड इन 3 above और एनी पर्सन कंपीटेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। मतलब अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी के बिहाफ में परफॉर्म कर रहा हूं कुछ फंक्शंस, जिस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 2,50,000 और मोर क्रॉस कर रहा है, इवन आई एम सपोज टू अप्लाई फॉर पैन। यानी यहां पर बात करें कि किनको किनको पैन अप्लाई करना है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वाले को करना है, उसके साथ साथ उनके डायरेक्टर, सीईओ, पार्टनर, कर्ता, ऑथर, फाउंडर सबको करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन सेम, ऑन और बिफोर 31st May of the immediately following financial year in which the person referred enters into financial transaction। मतलब मान लीजिए मैं प्रीवियस ईयर 1920 में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 2,50,000 और मोर क्रॉस कर गया, तो इस साल मुझे पैन लेना चाहिए था, तो मेरे को अगले साल, दैट इज अगले साल का 31st May के पहले मुझे पैन अप्लाई करना पड़ेगा। वेरी सिंपल गाइज, यू विल डेफिनेटली नॉट बी आस्क्ड बताइए कब कब पैन अप्लाई करना है ओवरऑल, बट यस इंडिपेंडेंट situation can be asked, short questions and short answers can be asked to you, multiple choice question based questions can be asked to you, so that it can be easy for you to conduct the classes। ठीक है, I mean to revise the topics। अब अपने आते हैं सर, पैन कहाँ कोट करना है, स्टार्ट कब हुआ, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्लीज ज्वाइन फर्स्ट, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। सर पैन कब कोट करना है, वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू कोट पैन, कब आपको पैन कहां कोट करना है, तो कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी इन ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या, आपको कहां कहां पैन कोट करना जरूरी है, तो सबसे पहले इन ऑल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स टू और कॉरेस्पॉन्डेंस विद एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी। आप कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो, आपको पैन कोट करना कंपलसरी है। जितने भी चालान्स पेमेंट, जितने भी चालान्स यूज होते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम ड्यू अंडर दिस एक्ट, अगर कोई टैक्स ड्यू है, अगर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी ड्यू है अंडर दिस एक्ट और आप चालान के थ्रू पे कर रहे हो, तो आपको उस चालान में अपना पैन नंबर कोट करना जरूरी है। नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल 114B, यहां पे इनकम टैक्स रूल्स ने कुछ ट्रांजैक्शन प्रिस्क्राइब किया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच कम्स इन योर एग्जामिनेशन। यही एग्जामिनेशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे देगा एंड यू विल बी आस्क्ड टेल अस वेदर यू आर रिक्वायर्ड टू कोट पैन और नॉट। अगर आप उस ट्रांजैक्शन के लिमिट में आ गए या उस रूल 114B के ट्रांजैक्शन के कंडीशन में आ गए, देन यू हैव टू कोट पैन इन दोस ट्रांजैक्शंस। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है रिलेटिंग टू सच ट्रांजैक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीडीटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, इन कनेक्शन विद द सीबीडीटी ने क्या क्या ट्रांजैक्शंस को नोटिफाई किया है, आइए एक बार देख ले। ये एकदम रेगुलर आप डेली लाइफ में सब ट्रांजैक्शंस देखते हो, यही सब ट्रांजैक्शंस में आपको पैन कोट करना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एक बार गो थ्रू करना है अपने को। सबसे पहले, अगर कोई भी मोटर व्हीकल और कोई भी व्हीकल अदर देन टू व्हीलर व्हीकल्स, आई रिपीट अदर देन टू व्हीलर व्हीकल्स, ठीक है, टू व्हीलर व्हीकल्स को छोड़ के अगर मैं सेल या परचेज कर रहा हूं मोटर व्हीकल, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली सारे ट्रांजैक्शंस में आपका पैन कोड होना चाहिए। मतलब आप जब कोई गाड़ी खरीद रहे हो या जब कोई गाड़ी बेच रहे हो, तो सेलर और बायर का पैन नंबर कोड होना चाहिए ट्रांजैक्शन में। इट इज वेरी क्लियर, ओके। अदर देन टू व्हीलर व्हीकल्स, तो मोटर व्हीकल वाला एग्जांपल याद रखना। अगर आप कोई अकाउंट खिला रहे हो, देखिए कोई भी बैंक में अकाउंट खुलाने जाओगे तो ऑब्वियसली वो बैंक अकाउंट आपसे आपका पैन कार्ड डिटेल्स, ये सब डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। लेकिन कब मांगेगा, अगर आप कोई भी अकाउंट एक बैंकिंग कंपनी में खुला रहे हो या कोई कोऑपरेटिव बैंक में खुला रहे हो, तो आपसे आपका पैन नंबर आपको कोट करना पड़ेगा, ठीक है, पैन कोट करना पड़ेगा। लेकिन अदर देन अ टाइम डिपॉजिट एंड अ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट मतलब क्या हो गया, एफडी, फिक्स डिपॉजिट या फिर बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट अगर आप खुला रहे हो तो आपको पैन कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस अकाउंट कोड करने के लिए। तो ये दो को छोड़ के बाद बाकी आप कोई भी अकाउंट खुलाइए, करंट अकाउंट खुलाइए, डीमैट अपने पढ़ेंगे, करंट अकाउंट खुलाइए, ये सारे बैंक्स में आपको, अगर आप खुला रहे हो कैश क्रेडिट अकाउंट खुला रहे हो, तो आपको पैन कोड करना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हो बैंक को या कोऑपरेटिव बैंक को या कोई भी इंस्टीट्यूट फॉर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, अगर आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड चाहिए तो ऑब्वियसली वो बैंक आपसे आपका पैन नंबर मांगेगा और पैन कोड करना पड़ेगा आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अगर आप कोई डीमैट अकाउंट खुला रहे हो, दैट इज डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज को अपने अकाउंट में रखने के लिए अगर आप कोई डीमैट अकाउंट खुला रहे हो विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कस्टोडियन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेबी, मतलब बेसिकली डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो बॉस आपको अपना पैन कोड करना जरूरी है। अगर आप किसी होटल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी होटल को या रेस्टोरेंट को अगेंस्ट अ बिल और बिल्स एट एनी वन टाइम, आई होप यू अंडरस्टूड, एक एग्रीगेट में बिल्स या एक बिल में एक बार में अगर आप पेमेंट कर रहे हो कैश में 50,000 से ज्यादा, तो आपको पैन कोड करना जरूरी है। पैन नंबर आपको देना पड़ेगा अगर आप 50,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। सो जिसको आप पेमेंट कर रहे हो आपको अपना पैन कोड करना पड़ेगा 50,000 रुपीज से ज्यादा अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो, ठीक है। तो 50,000 से ज्यादा अगर आपने कैश में टुवर्ड्स वन बिल और एग्रीगेट बिल्स एट एनी टाइम एंड ओनली वन टाइम, देन यू हैव टू कोड योर पैन। देन अगर आप फॉरेन कंट्री के लिए कोई पेमेंट कर रहे हो, जहां पे आप ट्रैवल करने वाले हो फॉरेन कंट्री फॉर और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी एट एनी वन टाइम, मतलब बात समझिएगा, मान लीजिए मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूं तो मुझे डॉलर लेके जाना पड़ेगा ना, बिकॉज बाहर तो इंडियन रुपीज चलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंजर, फॉरेन ऑथोराइज मनी एक्सचेंजर बैंक में जाता हूं, मैं रुपया देता हूं और मुझे डॉलर मिल जाता है। तो मैं पेमेंट किस में कर रहा हूं, रुपया में कर रहा हूं। तो अगर मैं 50,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट किया तो मुझको अपना डीमैट मुझको अपना पैन कोड करना पड़ेगा उस ट्रांजैक्शन में। इफ आई एम पेइंग एनी कनेक्शन विद ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री एंड आई एम परचेजिंग फॉरेन करेंसी, मैं रुपया दे रहा हूं, मैं डॉलर खरीद रहा हूं, तो इन दैट केस मुझे अपना रिक्वायरमेंट है क्या कोड करने की, पैन कोड करने की। अगर मैं कोई म्यूचुअल फंड का यूनिट्स खरीद रहा हूं, मतलब इन्वेस्ट कर रहा हूं म्यूचुअल फंड में, तो अगेन 50,000 से ज्यादा अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे पैन कोड करना पड़ेगा। या मैं किसी कंपनी को पेमेंट कर रहा हूं फॉर एक्वायरिंग इट्स डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ठीक है, यानी मैं डिबेंचर्स बॉन्ड्स खरीद रहा हूं, सेम है 50,000 से ज्यादा, तो मेरे को पैन कोड करना पड़ेगा। देखिए ये सब लिमिट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में लिमिट 50,000 है, ठीक है। यू हैव टू जस्ट यूज योर माइंड्स एंड ब्रेन्स एंड अकॉर्डिंगली गिव योर आंसर इन द एग्जामिनेशन। नमस्ते 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 नमस्ते, ओके नमस्ते। पेमेंट टू आरबीआई, पेमेंट टू आरबीआई फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स इशूड बाय इट, दैट इज अमाउंट ग्रेटर देन 50,000। अगर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीदा तो भी आपको 50,000 से ज्यादा का खरीदा तो आपको पैन कोड करना जरूरी है। अगर आप कोई बैंक में डिपॉजिट कराते हो, कैश डिपॉजिट कराते हो, या कोई कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आप कैश डिपॉजिट कराते हो, एक दिन में 50,000 से ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट कराते हो तो पैन कोड करना जरूरी। याद है, जो आप कैश डिपॉजिट कराते हो बैंक में जाके तो आपको काउंटर फॉइल भरना पड़ता है, तो अगर 50,000 से ज्यादा होना तो आपको पैन नंबर कोड करना कंपलसरी होता है, लेकिन 50,000 से ज्यादा नहीं है तो पैन कोड करना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था ना 8 नवंबर 16 से 30 दिसंबर 16 के बीच में जो पीरियड आया था, वहां पे गवर्नमेंट ने बोला था कि उस पीरियड में अगर आप 2,50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो तो भी आपको पैन कोड करना कंपलसरी है, बट ये अभी इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वो पीरियड चला गया। देन आता है, अगर मैं कोई डीडी बनवाता हूं या बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनवाता हूं या कोई पे ऑर्डर बनवाता हूं और बैंकर्स चेक फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी, तो मुझे क्या हो सकता है, मैं कैश डिपॉजिट करूं, मुझे उतना का डीडी मिल जाता है या पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट बैंक हमें बना के दे देती है। तो अगर मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूं मोर देन 50,000 ड्यूरिंग एनी वन डे, तो जब मैं डीडी बनाता हूं ना, मुझे डीडी एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना पड़ता है, भरना पड़ता है, और वहां पे मुझे मेरा पैन नंबर भी कोड करना कंपलसरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स एनी टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट हो गया फिक्स डिपॉजिट। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट करवा रहा हूं किसी बैंक के साथ, किसी पोस्ट ऑफिस के साथ, या कोई निधि कंपनी के साथ, या कोई एनबीएफसी कंपनी के साथ जो सर्टिफिकेट होल्ड करता है, टू एनबीएफसी सर्टिफिकेट होल्ड करता है विच इज गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू होल्ड और एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। इन दिस केस अगर फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट 50,000 से ज्यादा है या फिर वो फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट 5 लाख से ज्यादा एक्सीड कर गया एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको पैन अपना कोड करना जरूरी है बैंक कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, अगर आप कोई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए पेमेंट करते हो फॉर अ बैंक और अ कोऑपरेटिव बैंक, तो सेम होगा। अगर आप कैश में पे कर रहे हो जिसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो इन दिस केस यू आर रिक्वायर्ड टू कोड योर पैन। अगर आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC प्रीमियम मोर देन 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर आप पे कर रहे हो, तो डेफिनेटली योर पैन इज रिक्वायर्ड टू बी कोडेड। अगर आप कोई सिक्योरिटी खरीद रहे हो या बेच रहे
रहे हो अदर देन शेयर्स, अगर आप कोई सिक्योरिटी खरीद रहे हो या बेच रहे हो अदर देन शेयर्स, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो 1 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन, आई रिपीट 1 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन से ज्यादा अगर आपका सेल वैल्यू है या परचेज वैल्यू है, पैन नंबर कोड करना जरूरी है। अगर आप कोई सेल या परचेज करो बाय एनी पर्सन ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब अनलिस्टेड शेयर्स अगर मैं बेच रहा हूं या खरीद रहा हूं, तो मेरे को 1 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन से ज्यादा अगर सेल वैल्यू है परचेज वैल्यू है तो मुझको पैन कोड करना जरूरी है। अगर मैं कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, रिपीट मैं कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं, वहां पे मोटर व्हीकल का यहाँ नाम लिया था या लैंड और बिल्डिंग का नाम लिया है, यहाँ पे अगर 10 लाख की वैल्यू से ज्यादा है और वैल्यू बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी इज मोर देन 10 लाख रुपीज, मतलब जो स्टैम्प वैल्यू प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो 10 लाख से ज्यादा है या एक्चुअल कंसिडरेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो मेरे को उस समय पैन कोड करना कंपलसरी है। और लास्ट में इन्होंने एक बैलेंसिंग अमाउंट दे दिया है कि कोई भी तरीके का सेल, कोई भी तरीके का परचेज, कोई भी एक पर्सन अगर गुड्स या सर्विसेज का अदर देन दी अबव नेचर करना, मतलब मान लीजिए मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूं, मैं नॉर्मल गुड्स का सेल करता हूं, नॉर्मल गुड्स का परचेज करता हूं, अगर 2 लाख पर ट्रांजैक्शन से ज्यादा मुझे रिसीव मिल रहा है तो मेरे को सामने वाला का पैन नंबर भी पता होना चाहिए। अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 2 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन। सो गाइज इफ आई समराइज द एंटायर टॉपिक, देखिए नीचे समरी भी मैंने दिया है। मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स व्हिच इज कंसीडर्ड ईयर वाइज आर टाइम डिपॉजिट्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपको डे वाइज कोई पेमेंट लिमिट है तो वो कैश डिपॉजिट है और परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट है। शेयर्स और सिक्योरिटीज के लिए 1 लाख रुपया पर ट्रांजैक्शन है, जो भी हम लोग ने देखा। मोस्ट ऑफ द लिमिट्स का ट्रांजैक्शन क्या है, 50,000 ही है। और अदर देन अबव, मतलब लास्ट एक जो ट्रांजैक्शन है जो सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जहां पे कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कोई लिमिट्स, तो वहां पे 2 लाख रुपया से ज्यादा अगर पर ट्रांजैक्शन का वैल्यू क्रॉस हुआ देन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू कोट पैन। आई होप यू अंडरस्टूड। सो गाइज इसमें कुछ समझाने का था नहीं, मेरे को बस आपको एक बार रीड करवाना था। अल्टीमेटली देखिए ये पार्ट तो आपको खुद से ही लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। 3 4 5 6 बार पढ़ेंगे ना, सो डेफिनेटली इट विल स्टिक इनटू योर माइंड परमानेंटली। सो डू नॉट वरी, इट इज वेरी सिंपल। जस्ट इंश्योर दैट जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये बार बार पढ़ते रहिएगा। एंड ऑल्सो प्लीज सॉल्व लास्ट 3-4 टर्म्स का मॉक टेस्ट पेपर, ऑल्सो सॉल्व पास्ट टर्म पेपर्स जो मेरे ऑलरेडी दिव्य जड़ी बूटी मैट में है। अगर आप देखे होंगे इनकम टैक्स का सीए, सीएस और सीएमए, आप उसको ले सकते हो, वो हमारे रेडिली अवेलेबल है वेबसाइट पे। यू कैन प्लीज गो थ्रू एंड बहुत सारे सम्स उस मैट में कवर्ड है। यू कैन डेफिनेटली यूज दिस सम्स देयर ऑल्सो, ठीक है, आपको ये सारे सम्स वहां पे भी मिल जाएंगे। अब सर ये जो रूल्स है ना, जो मैंने आपको बताया कि ये ट्रांजैक्शंस जो है इस पे पैन कोड करना जरूरी है। अब इसमें कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी कंडीशन है, मतलब सर किन किन लोगों को इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में भी पैन कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें से सबसे पहले आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल दी कॉन्सुलर ऑफिसेस, एम्बेसीज, इनको पैन कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ऑन दी अबव ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी अभी आपको बोला, ठीक है, रूल 114B वाला। नेक्स्ट, जो नॉन रेसिडेंट होते हैं, आई रिपीट, जो नॉन रेसिडेंट होते हैं, इनको कोई भी ट्रांजैक्शन में ये जो मैंने अभी अभी बताया इनको पैन कोड करने की दरकार नहीं है, लेकिन कुछ प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शंस छोड़कर उनको पैन कोड करने की रिक्वायरमेंट। मतलब देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से, टोटल 18 ट्रांजैक्शंस है, आई रिपीट टोटल 18, लगभग 18 से 19 ट्रांजैक्शन है, एक बार आप चेक कर लेना। लगभग जितने ट्रांजैक्शन है उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन में आपको पैन कोड करने की रिक्वायरमेंट है, इवन यू आर अ नॉन रेसिडेंट, बट बाकी सारे ट्रांजैक्शंस में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कोड पैन नंबर इवन इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। मतलब नॉन रेसिडेंट के लिए कुछ एग्जेम्पशंस है बेसिकली, बाकी किसमें एग्जेम्पशंस नहीं है, वो ये सारे हैं जिसपे उनको पैन कोड करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पैन कोड करना है, अनलिस्टेड शेयर्स को सेल कर रहे हैं तो पैन कोड करना है, कोई भी सेल ऑफ सिक्योरिटीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट अदर देन शेयर्स तो भी पैन कोड करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मोटर व्हीकल खरीद रहे या बेच रहे पैन कोड करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैन कोड करना है, डिबेंचर्स कोई कंपनी का खरीद रहे पैन कोड करना है, कैश डिपॉजिट्स कर रहे हो तो पैन कोड करना है, डीमैट या करंट अकाउंट खुलवा रहे हो तो पैन कोड करना है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस पे नॉन रेसिडेंट के लिए भी अप्लाई होगा, ध्यान से, बिकॉज रेसिडेंट पे तो ऑल एप्लीकेबल, बट नॉन रेसिडेंट में देर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस। अगर नॉन रेसिडेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है तो कुछ आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट ये सारे ट्रांजैक्शन छोड़ के बाद बाकी किसी में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इस सारे ट्रांजैक्शंस में आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिल जाएगा।
ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री एंड पेमेंट मोर देन रिटर्न, यस रिटर्न फाइल करना होगा। देखिए रिटर्न इज फिनिश्ड, अभी रिटर्न का बात मत करिए प्लीज, अभी हम पैन का बात कर रहे हैं विच इज अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर, बट ये रिटर्न का ही पार्ट है बिकॉज इसको एक साथ पढ़ाया जाता है। रिटर्न और पैन में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। नेक्स्ट, कोटिंग ऑफ पैन बाय माइनर, कोटिंग ऑफ पैन बाय माइनर। अब इसमें बहुत ध्यान से समझना, अगर कोई माइनर इस सारे ट्रांजैक्शंस में, कौन से ट्रांजैक्शंस में, रूल 114B वाले ट्रांजैक्शंस में अगर माइनर अगर ये सारे ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हैं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर माइनर इन सारे ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हैं तो वो अपने पेरेंट्स का पैन कोड कर सकते हैं, आइदर हिज फादर और द मदर, either his father or the mother. If the minor is entering into a transaction referred into the rule, he shall quote the PAN of his father or the mother or the guardian as the case may be in the document pertaining to the said transaction. इसमें और एक बात कहा जाता है गाइस, अगर आपको पता है फॉर्म 60, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, अगर आपके पास पैन नहीं है और आपने ये ट्रांजैक्शंस में एंटर कर दिया तब आप ऑनलाइन फॉर्म 60 फाइल कर सकते हो। ये फॉर्म 60 इज एन इंटीमेशन वेर यू कोट योर, वेर यू डिक्लेयर दैट यू डू नॉट हैव पैन बट यू हैव एंटर्ड इनटू दिस ट्रांजैक्शन, यानी गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन में एंटर किया है, इवन दो बिकॉज आप पैन कोड करते हो तो पैन से आपका लिंक हो जाता है और गवर्नमेंट को सारा ट्रांजैक्शंस के बारे में खबर हो जाती है, ठीक है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हो जाती है। बट अगर आप पैन है ही नहीं आपके पास और आप ट्रांजैक्शन में एंटर किया तो आपके पास ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या है, यू कैन फर्निश फॉर्म 60 एंड वो फॉर्म 60 में you can file the prescribed details of the transaction which you have entered into provided those fall under rule 114B। अगर आप एक रूल 114B वाला ट्रांजैक्शन एंटर किया तो आप फॉर्म 60 में फाइल कर सकते हो और वो फॉर्म 60 will basically help the income tax department to know whether you have filed, whether you have undertaken this transaction or not। ये इतना रेलिवेंट नहीं है, जो रेलिवेंट था मैंने आपको बता दिया। तो गाइस पैन में और कुछ है नहीं, पैन में यही दो मेन चीज है, कोटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड एप्लीकेबिलिटी एंड व्हेन यू हैव टू अप्लाई फॉर पैन। अब अपने आते हैं आधार नंबर पे, दैट इज 139AA। तो 139(1) था रिटर्न फाइलिंग, 139A था पैन एंड 139AA क्या है, आधार। हर समय एग्जाम में एटलीस्ट वन क्वेश्चन विल, कैन यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एग्जाम, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आ जाता है, वेयर दे विल आस्क यू कि आधार नंबर कोट करना है, आधार क्या होता है, कब कोट करना है, कब कोट नहीं करना है, एंड वेरी 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 सिंपल नॉर्मल प्रोविजंस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ओके चलिए, हु शैल कोट आधार नंबर, किसे किसे आधार कोट करना जरूरी है, आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहले हर एक पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा, देखिए एलिजिबल, अगर आप आधार नंबर के लिए एलिजिबल हो, अगर आपको आधार नंबर लेना जरूरी है, इन दैट केस आपको आधार कोट करना भी जरूरी है। ओ माय गॉड, मतलब सर जैसे पैन एक था ना, वैसे इनकम टैक्स ने क्या किया, आधार से भी अपना नाता रिश्ता बना लिया। क्योंकि देखिए पैन तो तब लिया जाता है जब आपका इनकम एक्सीड करता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, या एक तो कंडीशन होता है, राइट। बट आधार कार्ड तो हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी किया गया जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है। तो आधार तो सबके पास है, आधार आपकी पहचान, मेरी पहचान। तो इन दैट केस आधार कार्ड को भी गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं कि इनकम टैक्स जो आपका रिटर्न्स है या जो इनकम टैक्स फाइलिंग्स है उसके साथ क्या किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। तो आप कहीं से भी बच नहीं सकते, सरकार को आपका सारा इंफॉर्मेशन पता रहेगा, लेकिन तब जब आप अपना आधार नंबर कोट करते हो अपने ट्रांजैक्शंस में, तो आधार का डिटेल्स अगर सरकार के पास है आपका, तो सरकार आपकी पूरी जन्म कुंडली निकाल लेगी एंड दे विल अंडरस्टैंड व्हेन वेयर हैव यू अंडरटेकन द एक्सपेंस। और अगर आपका खर्चा पता चल रहा है तो सरकार ये समझ जाएगी वो पैसा आ कहां से रहा है। You have to prove that you are if you are earning income and you are expending, जैसे मान लीजिए अगर मैं 5-10 लाख रुपया खर्चा कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं से 10 लाख तो मेरे पास आ रहा है ना, तो मैं तो टैक्स दे नहीं रहा हूं 10 लाख इनकम पे जो मेरे पास आ रहा है। तो वहां से गवर्नमेंट क्रॉस चेक करके आपके ऊपर एक तरह का असेसमेंट रेज कर सकती है। सो ये सेक्शन लाने के पीछे यही लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि आधार नंबर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स में कोट करवाएं ताकि गवर्नमेंट को रियल टाइम बेसिस पे आपका इंफॉर्मेशन पता चल सके। सो हु शैल कोट आधार, जो भी एलिजिबल है टू ऑब्टेन आधार नंबर दे हैव टू कोट आधार नंबर। अब सर किसे किसे यहां पे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया था
ठीक है, ये नंबर आपको लर्न नहीं करना है सर। इसमें बताया गया गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया इस पर्टिकुलर सेक्शन से, मतलब कुछ लोगों को आधार नंबर कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आधार नंबर कोड करने की रिक्वायरमेंट किसे नहीं है? मींस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139AA विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन दीज 3 स्टेट्स, असम, JNK एंड मेघालय। यहां पे लेस देन 10% और आई वुड से लेस देन 5% पीपल आर हैविंग देयर आधार कार्ड। वहां पे एक होता है ना NRC का भी झमेला है, तो वहां पे क्या है कि एक डिस्प्यूटेड मैटर है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, वहां पे आधार को इतना कंपल्सरी फोर्सफुली अप्लाई नहीं किया, एंड अकॉर्डिंगली 139AA ने भी उनको क्या किया, एग्जेम्प्ट कर दिया कि जो लोग असम में रह रहे हैं, मेघालय में रह रहे हो, JNK में रह रहे हैं, अगर वहां पे वो रह रहे हैं तो उनको आधार नंबर लेना जरूरी नहीं था, तो यहां से भी उनको क्या कर दो, एग्जेम्प्ट कर दो। तो आपको वेरी वेलफुली चेक करना पड़ेगा कि जो पर्सन का आप आंसर निकाल रहे हो वो कहां रह रहा है। अगर वो इस 3 स्टेट्स में कहीं पे भी रह रहा है तो उसे आधार नंबर कोड करना रिक्वायरमेंट नहीं है, हेंस दिस एंटायर सेक्शन 139AA विल नॉट बी एप्लीकेबल। और इफ ही इज अ नॉन रेसिडेंट, अगर वो मान लीजिए इनकम टैक्स पेबल है उसका इंडिया में, तो वो रिटर्न फाइल करेगा। तो यार रिटर्न फाइल करेगा तो यार हमें समझ में आ रहा है, तो क्या हमें आधार नंबर भी उसे, क्या वो इंडिया में आधार नंबर लेगा फिर इनकम? अरे भैया आधार नंबर क्यों लेगा, वो इंडियन सिटीजन थोड़ी ना, वो तो नॉन रेसिडेंट है, कुछ दिन के लिए आया था, टैक्स इंडिया में इनकम कमाया और टैक्स पे करके चला जाएगा। सो व्हाई विल ही टेक आधार नंबर? ऑब्वियसली तो नॉन रेसिडेंट के लिए आधार नंबर लेना जरूरी नहीं है, तो आधार कोड करना भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, अगर वो एक सुपर सीनियर सिटीजन है, अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो उनको, लाइन में लगा के आधार कार्ड भरेंगे, आधार नंबर लेंगे, फिर क्यों परेशान कर रहे हो? 80 इयर्स और मोर हो गया ना, 80 साल सुकून की जिंदगी जी लिए, उसके बाद अगर आप इन्हें परेशान करोगे तो बहुत बद्दुआ लगेगी सरकार को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 80 इयर्स और मोर के अबव अगर जो सुपर सीनियर सिटीजन है ना, कोई भी ईयर में, कोई भी साल में 80 इयर्स और क्रॉस हो गया तो उन्हें आधार नंबर कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्टली ऑब्वियसली अगर वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है, अगर वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है तो डेफिनेटली उसे आधार नंबर कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो ये 4 केसेस है जहां पे 139AA एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सर ये बताइए आधार कहां कोड करने की रिक्वायरमेंट है? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आधार बेसिकली सबसे मैं बता दूं, ये सेक्शन आया था 1 जुलाई 17 के बाद से एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई 2017। आधार नंबर इज टू बी कोटेड बाय एवरी पर्सन ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 इन द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। सबसे पहले कहां पे भरेगा वो? अगर उसने के पास पैन नंबर नहीं है, मान लीजिए 1 जुलाई 17 के बाद अगर मैं पैन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? सबसे पहले गवर्नमेंट जिसके पास पैन नंबर ऑलरेडी है, देखिए अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूं इनका क्या मास्टर प्लान था, लेट मी टेल यू। पैन और आधार को क्या करो, लिंक कर दो। अगर आपका पैन है और आपका आधार दोनों को क्या कर दो, लिंक कर दो, तो आधार के पास जो इंफॉर्मेशन आएगा ऑटोमेटिकली पैन को पता चलेगा, और पैन को पता चलेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना सारा इंफॉर्मेशन पैन से निकलवा लेगा। तो जो लोग के पास ऑलरेडी पैन था उसका बात तो बाद में पर करेंगे, बट द पर्सन्स हु आर अप्लाइंग फॉर पैन फ्रेश, सबसे पहले उनको बोलो कि आप जो पैन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं आपको उसमें आधार नंबर कोड करना की रिक्वायरमेंट है, वरना आपको आपका पैन कभी दिया ही नहीं जाएगा। एंड इफ यू विल नॉट बी गेटिंग पैन, डेफिनेटली योर इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड ऑल इनकम टैक्स प्रोविजंस कैन नॉट बी fulfilled by you and you will definitely be in default in that, ठीक है। और पैन फेलियर अगर आप कर रहे हो ना, उस पर बहुत बड़ी पेनल्टी है, वो अपने फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे, अभी आपको रिक्वायर नहीं है पढ़ना। बस जितना आप ये समझो कि आधार नंबर कोड कहां पे करना है 1 जुलाई 17 के बाद, सबसे पहले आपके पैन एप्लीकेशन पे, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, इन दैट केस यू हैव टू कोट योर आधार नंबर, आपको आधार नंबर कोड करना है। एंड सेकेंड लोग के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने बोला कि जो लोग ऑलरेडी पैन नंबर लेके बैठे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि जो पैन लेके बैठे और जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, तो उनको बोलो अपने रिटर्न में पैन नंबर डिस्क्लोज कर दे। रिटर्न में पैन नंबर क्या करते, डिस्क्लोज कर दे। तो रिटर्न में आपका पैन लिखा रहेगा तो ऑटोमेटिकली पैन और आधार क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। तो दीज आर द 2 एरियाज वेयर यू हैव टू कोट योर पैन, 2 एरियाज, पैन एप्लीकेशन एंड क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम। What if the person does not have आधार? सर अगर पर्सन एलिजिबल था, आधार कार्ड मिला नहीं है, आधार आया नहीं है, तो कैसे क्या करेगा? तो ऑब्वियसली वो अप्लाई कर दिया होगा, तो अप्लाई करते समय एक 28 डिजिट का एनरोलमेंट आईडी आता है, बहुत लंबा आईडी आता है, वो एनरोलमेंट आईडी भी अगर वो कोड कर देगा तो चलेगा। यही बोला है, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव आधार नंबर, द एनरोलमेंट आईडी ऑफ द आधार एप्लीकेशन फॉर्म इश्यूड टू हिम एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट शैल बी कोडेड। वो उस चीज का क्या करेगा, एनरोलमेंट आईडी कोड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अदर पॉइंट्स एक बार आते हैं।
every person who has been allotted PAN as on 1st July and who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar to prescribed authority. Very very इंपॉर्टेंट. यहां बात समझिए. मान लीजिए जो पैन अलॉटीज है, मतलब जिनको पैन लेने की दरकार थी, जिनको आधार लेने की रिक्वायरमेंट थी, मतलब पैन ऑलरेडी उनके पास था, ठीक है, बट मैं रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा बिकॉज मेरी इनकम एक्सीड नहीं कर रही है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. तब मैं कैसे करूं? बिकॉज अगर मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न में कोड करना है, बट अगर मैं रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा, तब गवर्नमेंट ने बोला अगर आपके पास पैन है एंड आप आधार नंबर के लिए एलिजिबल थे, तब आपको आधार नंबर इंटीमेट करना पड़ेगा. वहां पे क्या किया? ऑनलाइन. देखिए एवरीथिंग इज ऑनलाइन इन इनकम टैक्स रिटर्न्स नाउअडेज. सो ऑनलाइन आपको क्या किया गया? एक लिंक दिया गया, वहीं पे जाके अपना आधार नंबर लिख दीजिए. वैसे ही आप लिख दोगे तो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा आपके आधार बेस्ड मोबाइल नंबर पे, एंड देन योर पैन एंड आधार विल बी लिंक्ड. तो ये आपको करना था. यही चीज के ऊपर गाइस आज बहुत बड़ा विवाद चल रहा है कि ये इंटीमेशन कब तक करनी पड़ेगी. डेट्स पे डेट्स, डेट्स पे डेट्स, डेट्स पे डेट एक्सटेंड किया जा रहा है. एंड फाइनली मैं आपको बता देता हूं, इसका अभी तक लास्ट डेट है 31 मार्च 21. आई रिपीट 31 मार्च 21, ये प्रिस्क्राइब डेट. बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका डेट्स को एक्सटेंड किया है, गवर्नमेंट ने भी इसका डेट्स को एक्सटेंड किया है. कब? ये 31 मार्च 19 होने वाला था, फिर 30 सितंबर 19 हुआ, फिर 31 मार्च फिर 31 दिसंबर 19 हुआ, फिर 31 मार्च 20 हुआ. अब तो भैया ये 31 मार्च 21 चला गया. ये भी एक अमेंडमेंट है, यही एक लौता अमेंडमेंट है इस पर्टिकुलर में. ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो आधार नंबर कोड करने की रिक्वायरमेंट है, आपकी लास्ट डेट क्या हो गई है? 31 मार्च 21. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. 31 मार्च 2021 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया. 31 मार्च 20 था फॉर May 20 एग्जामिनेशन. नवंबर 20 एग्जामिनेशंस के लिए डेट एक्सटेंडेड है 31 मार्च 2021. इट हैज बीन सब्सिक्वेंटली amended. इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्हिच वाज देयर इन दिस एंटायर ईयर 2020. हम सभी जानते हैं कि ये 2020 जो हमारे लिए आया है, एक श्राप बन के आया है, पूरे पैंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाया है. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने भी इस चीज को कंसिडर किया एंड एक एक्सटेंशन दिया आपके पैन अलॉट आधार लिंकेज के लिए, इंटीमेट करने के लिए. लेकिन सर अगर आप इंटीमेट नहीं कर पाते आधार, तो क्या किया जाएगा? व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज इफ यू आर नॉट इंटीमेटिंग द आधार नंबर और इफ यू आर नॉट कोटिंग योर आधार नंबर इन योर रिटर्न्स? तब क्या किया जाएगा? तब इन दैट केस जो पैन आपको अलॉट हुआ है ना, मतलब बहुत अच्छा प्रोविजन था, जो पैन आपको अलॉट हुआ है हम उसको इनऑपरेटिव मान लेंगे. मतलब सर वो पैन की कोई अल्टीमेट सब्सटेंस नहीं रहेगा. वो पैन अपने आप, देखिए इनवैलिड नहीं बोला, इनऑपरेटिव बोला, यानी वो ऑपरेशनल नहीं होगा. देखिए क्या होता है ना, एक चीज हो गया कि हम पैन कैंसिल कर देंगे. पैन कैंसिल करना मतलब वो पैन गया, फिर से अप्लाई करिए. मैं आधार नंबर कोट नहीं किया एक डेट तक, मतलब अभी वो डेट क्या? 31 मार्च 21. 31 मार्च 21 मैंने पैन आधार इंटीमेट नहीं किया. इफ आई एम नॉट इंटीमेटेड माई आधार टिल 31 मार्च 21, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? आफ्टर 31 मार्च 21 माई पैन विल बी इनऑपरेटिव, कैंसिल नहीं हुआ. लेकिन अगर आपने बाद में कोट कर दिया ना, तो प्रोविजन बोलता है कि जैसे आप कोट करेंगे तो आपका पैन वापस से क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा. तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इसको रेगुलराइज करने के लिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट करने के लिए आपका ये प्रोविजन डाला फाइनेंस एक्ट 2019 में, दैट द पैन अलॉटेड टू यू शैल बिकम इनऑपरेटिव आफ्टर डेट इन सच नोटिफाइड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. एंड वो मैनर क्या है कि जैसे ही आपका पैन आपको मिल जाएगा, जैसे आप इंटीमेट कर दोगे, अगेन दिस विल बी वैलिड, but it will be inoperative for the temporary period for which you are not intimating the registered your आधार नंबर. लेकिन सर व्हाट इफ ड्यू डेट तक कोई कुछ नहीं कर सकता. ड्यू डेट तक आपका पैन वैलिड है. ड्यू डेट के बाद अगर आप नहीं इंटीमेट करते हो तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा. तो देखिए कोटिंग ऑफ आधार नंबर इज मैंडेटरी इन रिटर्न्स फाइल्ड ऑन और आफ्टर क्या किया? 1/4/19. ठीक है, 1/4/19 से ये मैंडेटरी है. लेकिन आज का डेट ये क्या है? 30. देखिए ध्यान से सुनिए, 31 मार्च 21 तक एक्सटेंशन दिया है, बट 31 मार्च 21 तक एक्सटेंशन दिया, बट रिटर्न्स में तो आपको कोट करना पड़ेगा कब से? 1/4/19. मतलब 1/4/19 से अप्लाई होगा ये सर्कुलर नंबर दिस, ये आपको लर्न नहीं करना है. और एपेक्स कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे जजमेंट्स में अपहेल्ड किया है दैट द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 139 है, मतलब ये पूरी की पूरी वैलिड है. क्या होता? बीच में सेक्शन को ही कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कहलाया गया था कि कोई भी इनकम टैक्स लॉ
लॉ आपका आधार कार्ड का, ये आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स है, वो आपसे आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स नहीं मांग सकती, क्योंकि आपकी खुद की पहचान है, इसका डिटेल्स आप नहीं दोगे क्योंकि आपका खुद का पहचान है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, 139AA कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इनकम टैक्स लॉ आपसे आपका आधार कार्ड डिटेल्स मांग सकता है। तो कॉन्सिक्वेंटली इस डेट से द सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया दैट इट इज मैंडेटरी टू कोट आधार विथ ऑल व्हेन यू आर फाइलिंग रिटर्न अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड। और एग्जेम्प्टेड क्या है अपने हमें ऑलरेडी पता है, वो एग्जेम्प्टेड कौन है हमें ऑलरेडी पता है, वो 4 लोग, नॉन रेसिडेंट, सुपर सीनियर सिटीजन, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और असम, मेघालय एंड JNK, इनको मैंडेटरी नहीं है। Thus returns being filed either electronically or on or after 1419 cannot be filed without quoting आधार नंबर। आधार के बिना आपका रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। बट ये डेट आज भी क्या है, 31 मार्च 21 तक एक्सटेंडेड है, तब तक आप एंजॉय करिए। उसके बाद ये जितने रिटर्न है आपको अपने आधार इंटीमेट करने जरूरी है, तभी वो आपके लिए होगा। द टाइम लिमिट टू कोट आधार नंबर इज एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 21। ओके, सो दिस इज हाउ। यहाँ पे एक छोटी सी प्रोविजन मेरे को आपको समझानी है गाइज, जो फाइनेंस एक्ट 2019 अगेन लेकर आया था, प्लीज अंडरस्टैंड। पैन और आधार का इंटरचेंजेबिलिटी, आई रिपीट, पैन और आधार का इंटरचेंजेबिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पैन और आधार का इंटरचेंजेबिलिटी। ओके, तो ये बात बहुत ध्यान से सुनना, पैन और आधार का इंटरचेंजेबिलिटी। देखिए सेक्शन 139 है तो ये पैन का पार्ट है, तो ये पैन का पार्ट, बट पैन का पार्ट है। मेरे को यहां पे एक बार आपको ओवरऑल व्यू देते रहे, देखिए क्रक्स समझ जाइए, बस क्रक्स समझ जाइए कि पैन और आधार आपस में इंटरचेंजेबल है क्या। ये फाइनेंस एक्ट 2019 का एक बहुत सुपर डुपर अमेंडमेंट था। देखिए क्या होता है, व्हेन यू अप्लाई फॉर पैन यू हैव टू फर्निश मेनी डॉक्यूमेंट्स। आप जब पैन अप्लाई करते हो तो आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, तभी जाके आपको पैन, जैसे आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, बहुत सारे प्रूफ्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत सारे पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। जब आप आधार कार्ड के लिए भी अप्लाई किए थे तो आपको सबमिट करना पड़ा था, राइट। नाउ द पॉइंट इज मान लीजिए आपके पास पैन नहीं है, ओके, आपके पास पैन नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है। अब आधार कार्ड आप ऑलरेडी दे के रखे हो, उस आधार कार्ड के लिए भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़े थे और आप अब आधार कार्ड ले चुके। नाउ द गवर्नमेंट इज टेलिंग यू कि आपके पास अगर पैन नहीं है बट अगर आपके पास आधार है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना आधार नंबर हमें दे दो इन ल्यू ऑफ योर पैन। मतलब पैन का हमें कोई डिटेल्स नहीं चाहिए, मतलब हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप हमें आधार नंबर दे दो। आप आधार नंबर जो देंगे हम उसी के बेसिस पे आपको आपका पैन कार्ड इशू कर देंगे। मतलब आप अपना आधार दो। देखिए गवर्नमेंट भी एक तरीके से क्या किया है, दे आर basically giving you this flexibility that you give your आधार नंबर, we will allot you पैन। आपको वापस it's basically the process will become simple। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका आधार गवर्नमेंट लेगी, पैन आपको देगी, वो लिंक अपने आप हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरा बात। सो यहाँ पे इंटरचेंजेबिलिटी है, इट्स जस्ट दैट आई वुड नॉट लाइक टू से इन पब्लिक फोरम, बट गवर्नमेंट इन अ वे आपसे इनडायरेक्टली खुद से ही काम करवा ले रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप आधार नंबर दोगे, इन दैट केस दे विल गिव यू व्हाट, दे विल गिव यू व्हाट, दे विल गिव यू फुल I mean PAN number. So if you have not been allotted PAN and if you furnish your Aadhaar number, so you can get your Aadhaar number, आपको I mean PAN number मिल जाएगा in lieu of the Aadhaar which you have already furnished। या मान लीजिए अगर आपने PAN आपको अलॉट हो चुका है और अगर आपने इंटीमेट कोड, अगर आपने आधार नंबर कोड कर दिया, आई रिपीट, आपको पैन अलॉट हो चुका और आपने इंटीमेट कर दिया आधार नंबर, जहां जहां आप पैन कोड कर सकते थे वहां वहां आप पैन की जगह आधार भी कोड कर सकते हो। आई रिपीट, वहां वहां पैन की जगह आप आधार भी कोड कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मान लिया जाएगा कि जो पैन आपके पास था वो आधार ही है और पैन और आधार आपस में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यू कैन कोट आधार नंबर इन केस यू हैव इंटीमेटेड योर आधार नंबर टू द डिपार्टमेंट एंड और आपका पैन और आधार लिंक हो गया है, तो यू कैन
कोट आधार नंबर इन ली ऑफ द पैन, यानी सर याद है वो सारे ट्रांजैक्शंस रूल 114B वाले, वहां पे आप आधार नंबर भी कोट कर सकते हो। यानी सब आपके पास अब दो ऑप्शन है, आइदर यू कोट योर पैन और यू कोट योर आधार नंबर। बट आधार नंबर कब कोट करेंगे, ऑब्वियसली जब आपका वो दोनों क्या है, आपस में लिंक्ड है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, ये एक छोटा सा पॉइंट था। फिर गवर्नमेंट ने बेसिकली आपको बोला कि अगर आपके पास ऑलरेडी अब इसमें देखिए, अगर वो 114B वाले जो ट्रांजैक्शंस है ना, जो 114B वाले ट्रांजैक्शंस है, जो पर्सन उसे एंटर कर रहा है उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर वो आधार नंबर कोट हो रहा है तो वो ऑथेंटिकेट हो, और जो वो ट्रांजैक्शन में पर्सन रिसीव कर रहा है, अगर वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है, मान लीजिए कोई चालान है या कोई डॉक्यूमेंट है वो रिसीव कर रहा है, मतलब सेलर और बायर दोनों को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें पैन या आधार दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन हो और वो ऑथेंटिकेटेड हो। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इसमें नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आपको ऑलरेडी पैन अलॉट हो चुका है, आपको ऑलरेडी पैन अलॉट हो चुका है, इन दैट केस आपको ऑलरेडी पैन अलॉट हो चुका है या फिर आपको पैन अलॉट हुआ नहीं है, एक ऐसा केस मान लो आपको पैन अलॉट हुआ नहीं, यू हैव नॉट बीन अलॉटेड पैन बट आपके पास आधार नंबर है, और आपने क्या किया, आप आधार नंबर को क्या किए, कोट कर दिए इन ली ऑफ पैन, आप आधार नंबर को कोट कर दिए इन ली ऑफ पैन, कर सकते हो। इन दिस केस मान लिया जाएगा कि आपने पैन क्या किया है, अलॉट कर दिया है, और आपको कभी भी पैन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं करने पड़ेंगे, आपको पैन ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट दे देगी। तो गाइज ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। शॉर्ट में अब याद रखना, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन एंड आधार, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन एंड आधार, इसमें और कोई अमेंडमेंट है नहीं। ये अमेंडमेंट जो था ये पिछले टर्म का अमेंडमेंट था, तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई नया चीज मैंने बताया, दिस इज समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, ठीक है। तो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन एंड आधार याद रखना कि कहाँ कहाँ पैन, आप पैन की जगह आधार फर्निश कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप आधार अगर आपके पास है तो पैन की जगह आधार भी काम चल जाएगा अगर आपने इंटीमेट कर दिया तो, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, बहुत सिंपल है, टीआरपी, टीआरपी टैक्स रिटर्न प्रिपेरर्स 139 पढ़ चुके, 139A पढ़ चुके, 139AA पढ़ चुके, अब अपने पढ़ रहे हैं 139B, दैट इज टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। टैक्स रिटर्न प्रिपेरर बेसिकली कौन होते हैं, दोज हु हेल्प यू और दोज हु असिस्ट यू इन फर्निशिंग योर रिटर्न्स ऑफ इनकम। इनकी टीआरपी स्कीम है जो 2006 में आई थी, आई रिपीट, टीआरपी स्कीम आता है 2006 में, जो सब्सिक्वेंटली अभी अमेंड हुआ था कुछ साल पहले 2018 में। तो टीआरपी स्कीम आई थी 2006 में, और 139B में गवर्नमेंट के पास पावर है दैट दे कैन इशू टाइम टू टाइम गाइडलाइंस फॉर पर्पस ऑफ एनेबलिंग द सिस्टम ऑफ टीआरपी हु कैन असिस्ट यू इन फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न्स, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन टीआरपी हो सकते हैं, हु कैन बी अ टीआरपी, कौन कौन टैक्स रिटर्न प्रिपेरर हो सकते हैं, दे कैन बी एनी इंडिविजुअल। एक टीआरपी कौन होगा, एक इंडिविजुअल होगा, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल एक टीआरपी हो सकता है, लेकिन ये चार लोग कभी भी टीआरपी नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप इस 4 पर्सन्स है तो आप टीआरपी नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी टीआरपी। तो आपको एग्जाम में फुलफिल, आपको ये सोच के जाना पड़ेगा कि सर अगर एग्जाम में मेरे को टीआरपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो ये बहुत ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इट इज वेरी सिंपल टू स्कोर, बस ये 4 लोगों का नाम याद रखना है, ये 4 लोग अगर है तो टीआरपी, आप ये 4 लोग टीआरपी नहीं बन सकते, मतलब ये टीआरपी का काम नहीं कर सकते, दे कैन नॉट perform functions which are interested to TRP, मतलब they cannot assist you in filing your returns of income. So number 1, कोई भी officer of a scheduled bank with which SSE maintains a current account or has other regular dealings, मतलब मान लीजिए अगर आप कोई बैंक में अकाउंट होल्ड करते हो तो वो बैंक आपके लिए रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकता, मतलब टीआरपी नहीं बन सकता, क्योंकि वो शेड्यूल्ड बैंक में आपका क्या है, करंट अकाउंट है और आप रेगुलर डीलिंग करते हो। जहां आपकी रेगुलर डीलिंग नहीं है, जहां पे आप करंट अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, एक एक्सटर्नल अकाउंट है, वहां पे आप टैक्स रिटर्न प्रिपेरर का काम कर सकते हो, उनसे करवा सकते हो अपना काम। बट एनी ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक विथ विच एसएससी मेंटेन्स करंट अकाउंट और हैज रेगुलर डीलिंग्स, वो आपका टीआरपी नहीं बन सकता, मतलब वो टीआरपी बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट, अगर कोई लीगल प्रैक्टिशनर है, यानी कोई एडवोकेट है जो इंडिया के कोई सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए इंटाइटल्ड है, तो लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो भी आपका क्या बोलता है, टीआरपी नहीं बन सकता। नेक्स्ट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला है, ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि सीए टैक्स ऑडिट करता है। आई होप यू नो दिस, इनकम टैक्स का जो ऑडिट होता है वो एक सीए ही कर सकता है। आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट ये बहुत खराब लगता है सुन के कि सीएस और सीएमए को भी पावर्स मिलना चाहिए। एंड डू नॉट वरी, योर इंस्टीट्यूट्स आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। सीएस एंड सीएमए इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो हैव गिवन रिप्रेजेंटेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट CAs के साथ even CAs and CMAs are competent to do the job of the tax audit under income tax law. तो let's see, hope for the best coming budget में या कभी भी CAs के साथ साथ CS और CMA को भी ये पावर दिया जाएगा। क्योंकि CA टैक्स ऑडिट करते हैं तो उनको टीआरपी नहीं बनाया गया। इसका मतलब क्या सीएस और सीएमए टैक्स टीआरपी बन सकते हैं? यस, वो लोग टीआरपी का काम कर सकते हैं, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज अ टीआरपी। आई टोल्ड यू द ऑब्वियस रीजन। नेक्स्ट, वेरी वेरी कंफ्यूजन बट वेरी वेरी इजी। एम्प्लॉय ऑफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन का अगर कोई एम्प्लॉय है वो टीआरपी नहीं बन सकता, बट किसको छोड़ के? अदर देन अ कंपनी और अ पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। नटशेल में अगर मैं बताऊं, अगर एक कंपनी का या किसी पर्सन का टैक्स ऑडिट हो रहा है, उस कंपनी या पर्सन का अगर कोई एम्प्लॉय है तो ही कैन बी अ टीआरपी। उल्टा सोचिए, क्योंकि एक्सक्लूड किसको किया गया? उन कंपनीज के, उन फर्म्स के या उन पर्सन्स के जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, उनके अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो टीआरपी नहीं बन सकते। बट जिस कंपनीज के लिए तो हमेशा, और जिस फर्म्स के लिए टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट है, उनके जो एम्प्लॉइज है दे कैन बिकम योर टीआरपी। देखिए नेक्स्ट पैरा में मैंने लिखवाया है कि एम्प्लॉइज ऑफ कंपनीज एंड पर्सन्स हुज अकाउंट्स आर लायबल टू टैक्स ऑडिट। देखिए टैक्स ऑडिट वाला प्रोविजन कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह टैक्स ऑडिट आ रहा है। रिटर्न में आया, पीजीबीपी में आया, पैन में आया, आधार में आया, बिकॉज दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ टैक्स। यू हैव टू लिंक वन सेक्शन विद 4-5 सेक्शंस एंड दिस विल बी द डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू इन एग्जामिनेशन। अगर आप इसे प्रायोरिटी देते हो और एडवांस में यू कैन थिंक यस, ये सेक्शंस का लिंकेज पहले से दिमाग में बैठा के जाते हो, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में देखोगे ना तो इट विल बिकम वेरी इजी। तो स्टूडेंट के लिए इनकम टैक्स का पेपर मैं ट्रस्ट कर रहा हूं, आपको बोल रहा हूं डिफिकल्ट कब बनता है? द डिफिकल्टी विल अराइज व्हेन यू आर नॉट एबल टू लिंक सेक्शंस। एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम में इतना सिंपल नहीं होगा कि एक ही सेक्शन से आपको एक ही बार में क्वेश्चन पूछेगा, बट वैसा 40% 30% क्वेश्चंस रहेंगे। बट बाकी का क्वेश्चंस कैसे मैनेज करोगे? बाकी के क्वेश्चंस आपको मैनेज करने पड़ेंगे जब 2-3 सेक्शंस का लिंकेज आपको साथ में इंस्टीट्यूट देगा। देन यू हैव टू चेक कि नहीं, ओवरऑल मुझे एक बार समझ में आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है अगर आप रिविजन बहुत अच्छे से करके गए हो एंड आप 2-3-4 चैप्टर को साथ में भी एक बार पढ़ के गए हो। सो एम्प्लॉइज ऑफ कंपनीज एंड पर्सन जिनकी ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है, टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है, तो इनकी एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, टीआरपी बन सकते हैं। तो टीआरपी कौन कौन नहीं बन सकता, ये 4 के बारे में, मतलब जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होती उनका एम्प्लॉय कभी भी टीआरपी नहीं बन सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टीआरपी? एंड इसके ये अमेंडमेंट आया था 2018 में, विच इज अ वेरी वेलकम अमेंडमेंट। कोई भी अगर इंटर पास कर लिया है, सीए, सीएस और सीएमए, या कोई भी बीकॉम पास कर लिया है, बैचलर डिग्री, ठीक है, तो वो टीआरपी बन सकते हैं। मतलब सर आप जब इंटर क्लियर कर लोगे ना तो आप सरकार के आईज में एक टीआरपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट आप बन गए हो, एंड जस्ट यू हैव टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ टीआरपी एंड यू कैन डेफिनेटली बी द टीआरपी। तो एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और देखिए बैचलर डिग्री बोला, इट कैन बी बीकॉम, बीबीए, और इंस्टीट्यूशन, और एज पास्ट इंटरमीडिएट लेवल, देखिए इंटरमीडिएट बोला है, फाइनल नहीं बोला है, इंटर लेवल अगर आपने पास कर लिया ऑफ द एग्जाम कंडक्टेड बाय आईसीआई, आईसीएसआई एंड आईसीएमआई शैल बी एलिजिबल टू एक्ट एज टीआरपी। ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, इसमें और एक मैं बता सकता हूं सर, टीआरपी से ऑडिट कौन, टीआरपी से रिटर्न कौन फाइल करवा सकता है? प्लीज याद रखिएगा, ऑडिट तो सीए ही करेगा, टीआरपी इज द पर्सन हु फाइल्स योर रिटर्न, बट ऑडिट नहीं करता है टीआरपी। टीआरपी के पास पावर नहीं ऑडिट करने का, इवन सीएस और सीएमए के पास पावर नहीं ऑडिट करने का। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, दूसरे एक्ट में कर सकते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में सीए ही कर सकता है, 44A भी उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है टीआरपी का, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ये बात भी मैं आपको बता देता हूं कि टीआरपी से काम कौन करवा सकता है, एलिजिबल पर्सन, एंड वो एलिजिबल पर्सन कौन है बताऊं, इंडिविजुअल या एचयूएफ। वाओ, अब समझ में आया। यानी अगर मैं कंपनी हूं, क्या टीआरपी कंपनी का रिटर्न फाइल कर सकता है? कंपनी के लिए टीआरपी बन सकता है? नो।
सर वो खाली इंडिविजुअल एचयूएफ का ही काम कर सकता है, ये टीआरपी स्कीम बोलता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर स्कीम 2006. सो द एलिजिबल पर्सन फॉर हुम टीआरपी कैन furnish returns and for whom TRP can prepare returns, they are individual और HUF. जिनके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो एक इंडिविजुअल और HUF का ही आप कर सकते हो. Who cannot file return through TRP? ये उल्टा क्वेश्चन है. मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं कब किसी टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं करवा सकता? तो नंबर 1, अगर आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है, मतलब आप एक बहुत बड़े मतलब एसएससी हो, आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है, गवर्नमेंट बोलता है नहीं भाई टीआरपी से रिस्क नहीं लेंगे, वो अभी बच्चा है, इंटर पास करके बैठा है, फाइनल क्लियर करने दो, जब वो सीए बन जाएगा तब करवा लेना. टीआरपी नहीं कर सकता. रिपीट, टीआरपी नहीं कर सकता. नाउ इफ यू आर अ टीआरपी, you cannot file any return of a person whose accounts are required to be audited. यानी इंडिविजुअल एचयूएफ का अगर टैक्स ऑडिट हो रहा है ना, तो भूल जाना टीआरपी उसका ऑडिट रिटर्न फाइल नहीं कर सकता. या फिर एक नॉन रेसिडेंट है इंडिया का, नॉन रेसिडेंट थोड़े से हायर कैटेगरी में होते हैं, उनके लिए थोड़ा स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल होता है, तो नॉन रेसिडेंट के रिटर्न्स भी टीआरपी फाइल नहीं कर सकते. नॉन रेसिडेंट के स्टूडेंट, ये है सीएमए में भी है, ठीक है, ये सीएमए भी है, प्लीज डू नॉट से, ये सीएमए के लिए भी है, ठीक है, ओके. हाउ टू चेक आधार एंड पैन लिंक है, वो ऑनलाइन वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा. जब आप इनकम टैक्स का ई फाइलिंग वेबसाइट में जाओगे तो पोर्टल में आपको पता चल जाएगा कि आधार पैन कैसे लिंक होता है. एलिजिबल पर्सन कैन नॉट फर्निश्ड. एक और बात, क्या टीआरपी एक रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकता है? तभी फाइल कर सकता है जब ओरिजिनल भी उसी ने किया था. अगर ओरिजिनल किसी और ने फाइल किया, और क्या टीआरपी उस रिटर्न को रिवाइज कर सकता है? नो. एलिजिबल पर्सन कैन नॉट फर्निश अ रिवाइज रिटर्न for any assessment year through a TRP unless he has furnished original return income for that year through such or any other TRP. मतलब मान लीजिए वही TRP अगर रिटर्न फाइल किया है तो वो ही रिवाइज कर सकता है, या कोई दूसरा टीआरपी अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया तो टीआरपी रिवाइज कर सकता है. मतलब कोई और पर्सन अगर टीआरपी मतलब अदर देन टीआरपी अगर कोई रिटर्न फाइल किया है तो रिवाइज रिटर्न टीआरपी फाइल नहीं कर सकता है. मतलब इट्स लाइक 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए. रिटर्न पहला वाला भी टीआरपी किया तो रिवाइज भी टीआरपी कर सकता है, बट और कोई केसेस में टीआरपी रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है. ओके सर, देखो एक इलस्ट्रेशन है. मिसेज हेतल, एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर, हैज गॉट हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑडिटेड अंडर 44AB. देखिए हेतल का क्या हो गया है, ऑडिट हो गया है. हर टोटल इनकम इज 3,35,000. ध्यान से सुनना, बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट क्रॉस कर गया है, ठीक है, तो इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. और उन्होंने अपना बुक्स ऑडिट भी कराया है. चलो ठीक है, ऑडिट कराया है. She wants to furnish a return for the assessment through a TR. Can she do so? No, she cannot do so. Why? Because हेतल का क्या हो रहा है, टैक्स ऑडिट हो रहा है, तो टीआरपी कैनॉट फाइल रिटर्न of Hetal because Hetal is liable to tax audit. तो solution में 139B provides for scheme for submission of return for any assessment year through a TRP. However, it is not possible to persons whose books of accounts are required to be audited under 44AB. Therefore, Mrs. Hetal cannot furnish a return of income through a tax return preparer. Hetal TRP के through file नहीं कर सकती. Next आता है guys section 140. Next आता है section 140 which talks about signing of return of income. ये बहुत सिंपल है गाइस. साइनिंग क्या होता है, रिटर्न जब प्रिपेयर हो गया तो लास्ट में क्या होता है, यू हैव टू साइन, राइट. आप कोई भी डॉक्यूमेंट जब सरकार को दोगे तो आप अपना सिग्नेचर करोगे ना. तो कितने सारे लोग रिटर्न फाइल करते हैं, इंडिविजुअल अलग करता है, कंपनी अलग करता है, फर्म अलग करता है, एचयूएफ अलग करता है, ओपी अलग करता है, लोकल अथॉरिटी अलग करता है, पॉलिटिकल पार्टी अलग करता है, बहुत सारे लोग अलग अलग अपना रिटर्न फाइल करते हैं. तो रिटर्न साइन कौन करेगा, तो साइनिंग अथॉरिटी का ही पूछा गया है. ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सेक्शन 140 के हिसाब से हु इज लायबल टू वेरीफाई द रिटर्न. तो देखिए मैंने एसएससी वाइज टेबल बनाया है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है. फटाफट देख लेते हैं. अगर एक इंडिविजुअल का रिटर्न है तो इंडिविजुअल का रिटर्न कौन साइन करेगा, इंडिविजुअल का रिटर्न कौन साइन करेगा. अगर इंडिविजुअल एब्सेंट है इंडिया से, इफ एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और ऑथोराइज्ड पर्सन होल्डिंग अ वैलिड पीओए, ठीक है. इफ ही इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड फ्रॉम अटेंडिंग टू हिज अफेयर्स, या तो मतलब वो मेंटली साउंड नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, तो उनके गार्जियन या कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल के बिहाफ में एक्ट कर रहा है.
इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है तो एनी अदर पर्सन कंपिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, या कोई अदर केस में इंडिविजुअल ही करेगा। तो सिंपल है, इंडिविजुअल करेगा या कोई ऑथोराइज्ड पर्सन उसके बिहाफ में जो एक्ट कर रहा है वो ही साइन कर सकता है। एचयूएफ में क्या होगा, एचयूएफ में क्या होगा, अगर देखिए नॉर्मल केसेस में क्या होता है, कर्ता करेगा, ठीक है, लेकिन अगर कर्ता इंडिया में नहीं है तो कोई भी एडल्ट मेंबर कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट माइनर, यहां माइनर नहीं बोला, यानी अगर मम्मी भी है और बेटा भी है जो माइनर है और पापा नहीं है यहां पर इंडिया में नहीं है, तो मम्मी साइन कर सकती है रिटर्न एचयूएफ का, क्योंकि मम्मी अडल्ट है बट माइनर चाइल्ड इज नॉट अडल्ट, तो अडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ फाइल कर सकता है रिटर्न। लेकिन कर्ता भी अगर इनकैपेसिटेड है मेंटली तो एनी अदर अडल्ट मेंबर, सेम सिचुएशन हो जाएगा। कंपनी में अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, आई मीन कंपनी में एमडी इज नॉट एबल टू वेरीफाई द रिटर्न और एमडी है ही नहीं। देखिए पहले तो सिचुएशन है कि कंपनी है भैया तो मैनेजिंग डायरेक्टर ही करेगा, आई रिपीट कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर ही करेगा। अदर केस देखिए नॉर्मली क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी करेगा। लेकिन अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कर सकता या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं है, इन दैट केस कोई भी डायरेक्टर कर सकता है, एग्जीक्यूटिव हो नॉन एग्जीक्यूटिव हो कोई भी डायरेक्टर कर सकता है। सर कंपनी इंडिया करनी है, वो नॉन रेसिडेंट है, तो जो ऑब्वियसली अगर कंपनी इंडिया करनी है नॉन रेसिडेंट है तो नेचुरली उनके डायरेक्टर्स भी इंडिया के बाहर होंगे, तो वो क्या इंडिया में आएंगे रिटर्न वेरीफाई करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए, साइन करने के लिए, कोई भी सिग्नेचर करने के लिए? सर नहीं, तो उनका कोई ऑथोराइज्ड पर्सन होगा जो इंडिया में एक वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड कर रहा होगा, जो इंडिया में एक वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड कर रहा होगा, तो इन दैट केस वो वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो फॉरेन कंपनी के बिहाफ में इंडिया में रिटर्न फाइल कर सकता है। कंपनी इज वाउंड अप, मतलब कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया है, चाहे कोर्ट के ऑर्डर में हो चाहे वो इंटरिम ऑर्डर हो, चाहे वो कोई भी वे में लिक्विडेशन हो, तो उस समय कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो लिक्विडेटर के हाथ में होती है, अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट लिक्विडेटर के हाथ में होता है। तो लिक्विडेटर इज द पर्सन हु इज सपोज टू फाइल द रिटर्न व्हेन द कंपनी इज इन वाउंड अप। अगर कंपनी की मैनेजमेंट हैज बीन टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, कोई भी लॉ के कारण, मान लीजिए कंपनी सिक हो गया या कंपनी की नेटवर्थ बहुत इरोड हो गई है और उसका मैनेजमेंट में मान लीजिए कोई मतलब कंपनी एक तो बैंकरप्ट निकला, कुछ ऐसा कुछ हुआ कि कंपनी का साउंड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो शेयर होल्डर्स और मेंबर्स डिमांडेड चेंज इन टेक ओवर और चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इन दैट केस अगर गवर्नमेंट उनका मैनेजमेंट ले लेती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रिंसिपल ऑफिसर को अपॉइंट करती है कंपनी के लिए, जो कंपनी का रेगुलर डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे अफेयर्स देख पाए। तो इन दिस केस दिस प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज लायबल टू वेरीफाई द रिटर्न। देखिए सिचुएशन बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद होगा आईबीसी कोड आप पढ़े होंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। क्या होता है, अगर कंपनी बैंक्रप्ट हो जाता है एंड वो अगर इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करता है, क्रेडिटर्स अगर इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो इन दैट केस कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगर एडमिट हो जाता है, क्योंकि देखिए एडमिट करना भी एक प्रोसेस है, जरूरी नहीं है अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आपका बैंक्रप्सी कोड में, आईबीसी कोड में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन एडमिट हो जाता है अंडर आईबीसी कोड, तो एक तो पोस्ट है, एक तो क्या बोलते हैं ना, एक तो प्रोफेशनल है जिनको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है बाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो एनसीएलटी के कंट्रोल में रहता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या करते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एक तो अलॉट करते हैं उस कंपनी के लिए, और वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पूरा कंपनी का मैनेजमेंट, पूरा कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को पूरा कंट्रोल करता है एंड उन्हीं के डायरेक्शन में सारा काम होता है। तो अगर कोई कंपनी का रिटर्न फाइल हो रहा है जिसका आईबीसी में प्रोसीडिंग्स चालू है या एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, एडमिटेड हो गया है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल बी लायबल टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम। सेम केस में फर्म है। नॉर्मल केसेस में देखिए याद रखिएगा, नॉर्मल केसेस में तो मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब पार्टनर्स का भी एक थोड़ा सा अबव लेवल होता है मैनेजिंग पार्टनर। अगर वो मैनेजिंग पार्टनर है तो मैनेजिंग पार्टनर करेगा, मैनेजिंग पार्टनर नहीं कर सकता है, कोई मैनेजिंग पार्टनर ही नहीं है तो कोई भी पार्टनर कर सकता है, बट माइनर कभी भी साइन नहीं कर सकता है, ठीक है। Although minor can be admitted as an entitlement to the benefits of partnership, but he cannot sign the return, ठीक है। नेक्स्ट LLP, नॉर्मली LLP में भी एक पोस्ट होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा। लेकिन अगर मान लो कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं कर सकता तो कोई भी LLP का पार्टनर साइन कर सकता है। लोकल अथॉरिटी में देयर इज अ पोस्ट नोन एज प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है।
नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी में होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, या कोई भी एसोसिएशन हो, एओपी हो, उस केस में कोई भी, जैसे कोई जॉइंट वेंचर चल रहा है मान लीजिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, तो कोई भी जॉइंट वेंचर का कोई भी जो मेंबर है ना वो वेरीफाई कर सकता है। अल्टीमेटली इंडिविजुअली क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। तो एनी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन और द प्रिंसिपल ऑफिसर कैन साइन। और बाद बाकी केसेस में कोई भी पर्सन का रिटर्न हो, या तो वो पर्सन करेगा या तो कोई भी पर्सन जो उनके बिहाफ में कंपिटेंट है टू एक्ट, ये बेसिकली दोज हु आर होल्डिंग अ वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी, इन दैट केस वो साइन कर सकता है सेक्शन 140 में। तो सेक्शन 140 में रिटर्न वेरीफाई होगा इस केस पे। Illustration: state with reasons whether you agree or disagree. Return of income of LLP could be verified by any partner. No, the answer is no. ये disagree हूं मैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले responsibility क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर की। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है देन एनी पार्टनर। तो रिटर्न कुड बी शुड बी वेरीफाइड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। एनी अदर पार्टनर विल ओनली डू इन फॉलोइंग केसेस। कब? वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस सच डेजिग्नेटेड पार्टनर कैन नॉट वेरीफाई और देयर इज नो डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो हमेशा ब्लाइंडली वो नहीं होगा कि कोई भी पार्टनर साइन कर लिया, डेजिग्नेटेड पार्टनर ही साइन कर सकता है। देन आता है गाइज नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट, दैट इज सेक्शन 140 कैपिटल ए। वेरी वेरी सिंपल। क्या होता है, पूरे साल में सबसे पहले आपको पता होगा आपके इनकम पे कटता है टीडीएस। ओके, यू थिंक फ्रॉम द टैक्स पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपके इनकम पे कटता है टीडीएस। फिर आप एडवांस टैक्स भी जमा कराते हो। क्या जमा कराते हो? एडवांस टैक्स भी जमा कराते हो। आपके इनकम पे कटता है टीडीएस, आप अपने हिसाब से एडवांस टैक्स भी जमा कराते हो। ठीक है। फाइनली जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है तो आपकी एक तो एक्स अमाउंट निकलती है जो आपको टैक्स लायबिलिटी होता है टोटल ईयर का। तो ये जो दोनों अमाउंट आपने ऑलरेडी पे कर दिया था प्रीवियस ईयर में, ये प्रीवियस ईयर है और ये असेसमेंट ईयर है। ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में जो आपने टीडीएस, क्योंकि आपके इनकम पे इनडायरेक्टली टीडीएस कट चुका है, या फिर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया था, तो वो वाला जो एडवांस टैक्स और टीडीएस आपने पे किया था उसका क्या होता है, आपको अगले साल उसका क्रेडिट मिल जाता है। सो द फाइनल टैक्स यू हैव टू पे एक्चुअली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, उसी को हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या कहते हैं? एसएटी, दैट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो गाइस सेल्फ असेसमेंट इज नथिंग बट असेसिंग योर ओन ऑफ इनकम बेस्ड ऑन द डिटेल्स यू गिव इट इन द रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने में अपने आप में क्या है, एक सेल्फ असेसमेंट। तो वेयर एनी टैक्स इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, मतलब मान लीजिए आपका फाइनली जो लाइबिलिटी आया वो मान लीजिए आया 10 लाख रुपीस। ठीक है। और आपने टीडीएस और एडवांस टैक्स ऑलरेडी जमा कर दिया है 7 लाख रुपीस। सो दिस 3 lakhs बिकम्स माई एडवांस टैक्स। ये 3 लाख मेरे लिए क्या बन गया, एडवांस टैक्स बन जाएगा। 3 lakhs मेरे लिए क्या बन जाएगा, एडवांस टैक्स बन जाएगा। तो वेयर एनी टैक्स इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर 39 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड, मतलब ये हो गया एडवांस टैक्स, टीडीएस या टीसीएस। ठीक है। आपके इनकम पे टीडीएस कलेक्ट डिडक्ट हुआ है या फिर आपको टीसीएस कलेक्ट किया गया है तो उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। कोई भी रिलीफ आप क्लेम कर रहे हो, टैक्स रिलीफ आप क्लेम कर रहे हो, और बहुत सारे क्रेडिट्स जो है जो आपको मिल जाएंगे। ये इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको उसका रिडक्शन मिल जाएगा। नाउ गाइस एक पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो प्लीज आप ध्यान से सुनो एक सिंपल एग्जांपल के रूप में। ठीक है। मान लो सेल्फ असेसमेंट करते समय आपको पता चला कि आपको 10 lakhs का टैक्स भरना है। आई रिपीट, सेल्फ असेसमेंट करते समय आपको पता चला कि आपको 10 lakhs का टैक्स भरना है। फिर आपको पता चला कि आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लायबिलिटी भी है। सर इंटरेस्ट कैसे आएगा? वो इंटरेस्ट मैं आपको एडवांस टैक्स में पढ़ाऊंगा गाइस, जो हम लोग पढ़ेंगे 234A, 234B एंड 234C, वो हमने पढ़ेंगे। ठीक है। 234A, 234C, यू नो दिस, ये एडवांस टैक्स में अपने को पे करना पड़ता है। तो 234A, 234B, 234C का मान लीजिए मेरे को 1 लाख का इंटरेस्ट भी देना पड़ा। ठीक है। ये मैं रिटर्न फाइल करते समय कंप्यूट कर रहा हूं। फिर मुझे पता चला कि मेरा कोई फीस भी है। फीस क्यों है? क्योंकि मैं रिटर्न डिले फाइल कर रहा हूं, क्योंकि मेरा आज जो रिटर्न फाइल हो रहा है वो ड्यू डेट चला गया। तो मेरे को 234F में मान लीजिए एक बार के लिए मुझे 10,000 भी देना पड़ेगा। मुझे कितना देना पड़ेगा? 10,000 रुपीज देना पड़ेगा। तो मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 10 lakhs प्लस 1 लाख प्लस 10,000, तो 11,10,000 मेरी लाइबिलिटी आ रही है। क्या आ रही है? 11,10,000 मेरी लाइबिलिटी आ रही है। तो 11,10,000 जो मेरी लाइबिलिटी आ रही है, आई रिपीट 11,10,000 जो मेरे को लाइबिलिटी चुकाना पड़ रहा है, 11,10,000 जो मेरे को लाइबिलिटी चुकाना पड़ रहा है, उसके अगेंस्ट में
11,10,000 जो मेरे को लाइबिलिटी चुकाना पड़ रहा है, मान लो मैंने पूरा 11,10,000 तो नहीं दिया, बट मैंने मान लो 3 लाख रुपीस पे किया। कितना रुपया पे किया? 3 लाख रुपीस पे किया। अब मुझे आप बताइए, ये 3 लाख रुपीस क्या आप अलग से बताओगे कि आप टैक्स के लिए दिए हो, कि इंटरेस्ट के लिए दिए हो, क्या फीस के लिए दिए हो? सर ऐसा तो मैं तो चाहूंगा कि मैं टैक्स के लिए दिया हूं, बिकॉज मैं इंटरेस्ट को मानता ही नहीं हूं, आई एम नॉट पेइंग इंटरेस्ट। मैं फीस को मानते नहीं हूं, आई एम नॉट पेइंग फीस। हाँ, टैक्स मुझे पे करना था, मैं पे करना हूं। तब तो ऐसे क्या होगा, ध्यान से सुनिए, टैक्स अगर आप पे कर देते हो तो आपका, देखिए टैक्स अगर नहीं पे करता ना मैं, तो मेरे को उस टैक्स पे भी इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाता। So if I'm paying tax, my interest will reduce because I'm paying tax today. फ्यूचर में मैं अवॉइड करूंगा कि मैं टैक्स लाइबिलिटी तो नहीं रखूं ताकि मेरा इंटरेस्ट बच जाए। तो टैक्स अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूं, पे कर रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट तो बच रहा है। तो 10 लाख रुपए का मेरा क्या आ रहा है? टैक्स आ रहा है। तो मैं 3 लाख पे कर दिया। गवर्नमेंट भी बहुत चालू है, गवर्नमेंट भी बता रही है कि भाई साहब आप क्या सोचते हो कि आप जो पेमेंट किए उनको हम सबसे पहले टैक्स के साथ एडजस्ट करेंगे? नहीं, द ऑर्डर इज फिक्स्ड। सबसे पहले एडजस्ट होगा फीस। आपने जो भी पेमेंट किया है सबसे पहले एडजस्ट होगा फीस, उसके बाद एडजस्ट होगा इंटरेस्ट लायबिलिटी, और फिर अगर बैलेंस बचता है तो उसके साथ वो एडजस्ट होगा टैक्स के साथ। मतलब क्या, आप जो पेमेंट किए हो ना 3 लाख, सबसे पहले आप 10,000 माइनस करोगे, फिर आप 1 लाख माइनस करोगे, तो टोटल कितना हुआ? 1,10,000। 1,10,000। तो 3 लाख में से 1,10,000 कितना हुआ? 3 लाख में से 1,10,000 कितना हुआ आपका? 3 लाख में से 1,10,000 हो गया कितना हुआ बताओ? 1.9। कितना हुआ? 1.9। 1,90,000 मेरा बच गया। तो वो 1,90,000 मेरा टैक्स के साथ एडजस्ट होगा। वो 1,90,000 मेरा टैक्स के साथ एडजस्ट होगा। तो 1,90,000 जो मेरा टैक्स के साथ एडजस्ट हुआ है, मतलब अभी भी मेरी लायबिलिटी कितनी बची है? माई लायबिलिटी स्टिल पेंडिंग 10 lakhs minus 1,90,000। 10 lakhs minus 1,90,000। So that is how much? 8.1 lakhs। That is how much? 8.1 lakhs। मतलब आज भी आपका 8,10,000 का टैक्स बच रहा है आफ्टर पेइंग 3 lakhs। इसका मतलब पहले फीस एडजस्ट किए, फिर इंटरेस्ट एडजस्ट किए, और फिर टैक्स एडजस्ट किए। तो अब आप देखिए आपका इंटरेस्ट का मीटर चालू रहेगा ऑन 8,10,000 इफ यू डू नॉट पे दिस। तो बेसिकली द पॉइंट इज यू हैव वेयर द अमाउंट ऑफ पेड बाय द एसईसी फॉल शॉर्ट ऑफ द टोटल tax, interest and fees, the amount so paid shall first be adjusted against the fee, thereafter towards interest and balance towards the tax। अगर आपका टैक्स पेमेंट जो आपने किया वो कम किया है एज कंपेयर टू व्हाट इज द टोटल एग्रीगेट टैक्स, इंटरेस्ट एंड फीस, तो आपने जो पे किया है वो सबसे पहले एडजस्ट होगा फीस के साथ, फिर होगा इंटरेस्ट के साथ, और फिर होगा टैक्स के साथ। सो दिस इज अ स्मॉल ट्रीटमेंट विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अब ये है गाइस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स, उसमें मेरे को ज्यादा कुछ कराने का है नहीं। ITR 1 से लेके ITR 7, अगेन दिस कैन बी आस्क्ड इन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कौन कौन से फॉर्म्स में, कौन कौन से रिटर्न में आपको क्या कब रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब मान लीजिए मुझे कौन सा ITR फाइल करना पड़ेगा, आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में। दे विल गिव यू सर्टेन डिटेल्स विच ITR फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय यू। तो ITR 1 सबसे पहले होता है सिंपल फॉर्म, दैट इज सहज। ITR 1 इज सहज। तो ये रिटर्न कौन फाइल करता है? ये एक ROR फाइल करता है जो रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, जिसका इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, उसके पास एक ही घर था, उसी से उसका इनकम है, उसमें उसका कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं है। उसके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, खाली बैंक इंटरेस्ट है, उसमें कोई भी लॉस नहीं है। उसके बाद कोई भी कैजुअल इनकम नहीं है, लॉटरी इनकम उसने नहीं कमाया। उसके पास अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो भी वो 5,000 से ज्यादा नहीं है, मतलब हिज एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट मोर देन 5,000। नेक्स्ट, उसके पास कोई भी डिविडेंड इनकम नहीं है जो 10 लाख से ज्यादा, याद है कुछ 115 BOD। देखिए रिटर्न ऑफ इनकम इसलिए मैं लास्ट में पढ़ा तो बिकॉज वो हर एक चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन है। इफ यू डू नॉट नो डिविडेंड, हाउ विल यू नो ITR 1? टेल मी दिस। 115 BB
याद है कुछ आपको? फिर बीबीई में भी हम लोग ने यही पढ़ा था कि सर अगर उसके पास मतलब बीबीडी में क्या है, डिविडेंड अगर 10 लाख तक है तो 1034 में एग्जाम्प्ट, 10 लाख से ज्यादा है तो 10% रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एसएससी। अगेन अगर उसका टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, अगर उसका टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है तब आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। तो इतने सारे कंडीशंस है, अगर वो सबको मीट करता है तो आईटीआर 1, बेसिकली आईटीआर 1 इज अ सिंपल 1 पेजर रिटर्न, उसमें कोई भी आपको पीएल बैलेंस शीट कुछ नहीं देना पड़ता, लेकिन ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। अगर आपका कोई भी जैसे मान लो इसमें कैपिटल गेन अगर आपका आ गया, यहाँ पे तो बोला नहीं है कि आपका इनकम फ्रॉम कैप गेन हो सकता है, तो कैपिटल गेन अगर आपका पूरे साल में एक भी ट्रांजैक्शन हो गया तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। या मान लीजिए आपका 2 हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, या मान लीजिए आप कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी कर लिए, या मान लीजिए आप 10,000 रुपया का एग्रीकल्चर इनकम ही कमा लिए, तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। सो दिस कंडीशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, 50 लाख क्रॉस करते ही आपको क्या बोलते हैं आईटीआर 1 फाइल करने नहीं मिलेगा। देन कम्स ITRN2, वेरी सिंपल, इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका कोई पीजीबीपी इनकम ही नहीं है, जिसका कोई पीजीबीपी इनकम ही नहीं है, मतलब अगर उनका कोई भी पीजीबीपी इनकम है तो 2 फाइल नहीं होगा। 2 कब होगा? खाली इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, बस और कोई नहीं। अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं, मेरा मान लीजिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो मैं आईटीआर 2 तभी कर सकता हूं जब मेरा पीजीबीपी इनकम नहीं है। एंड आईटीआर 3 इसका ऑपोजिट है, अगर मेरा पीजीबीपी इनकम है। जैसे मेरा मान लीजिए कैपिटल गेन्स है, मैं नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग करता हूं, मैं नॉर्मल पीजीबीपी इनकम कमाता हूं बिकॉज आई एम ए टीचर, मेरा कोई सैलरी इनकम नहीं है, मेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, क्या मैं आईटीआर 1 फाइल कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। क्यों मैं नहीं कर सकता? क्योंकि मेरा मान लो कैपिटल गेन्स है, बट मेरे पास कैपिटल गेन्स है बट मेरे पास पीजीबीपी इनकम भी है, और अगर मेरे पास पीजीबीपी इनकम है तो भैया आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। और यहाँ पे आईटीआर 1 देखिए ध्यान रखिएगा किसके लिए था, खाली सैलरी है आपके पास, एक सैलरीड क्लास टैक्स पेयर के लिए इन्होंने फॉर्म सिंपल बनाया आईटीआर 1, बिकॉज उनका सारे इनकम पे टीडीएस कट जाते हैं सेक्शन 192। ये अपने नेक्स्ट क्लास में अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन 192। हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स है, कैपिटल गेन नहीं दिया इसमें, देखिए कैपिटल गेन नहीं दिया इसमें, कैपिटल गेन होते ही आप आईटीआर 1 से आउट हो गए। पीजीबीपी भी नहीं दिया, पीजीबीपी होते ही आप कैपिटल आईटीआर 1 से बाहर हो जाएंगे, बट अगर पीजीबीपी है तो आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे, ठीक है, नहीं है तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। 4 है सुगम, कुछ याद आ रहा है? पीटीएस, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, दैट इज 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE। अगर आप इन 3 सेक्शंस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अगर आपको फाइल करना है रिटर्न, आई मीन ऑप्ट किया अगर आप, ठीक है, अगर आप इस स्कीम्स में ऑप्ट किया, सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम है, तो आपके लिए एक सिंपल टैक्स रिटर्न है आईटीआर 4। आईटीआर 4 आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे भी आपके पास सैलरी हो सकता है, अदर सोर्स हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैजुअल इनकम नहीं होना चाहिए, डिविडेंड इनकम नहीं होना चाहिए, फॉरेन एसेट्स नहीं होना चाहिए, फॉरेन इनकम नहीं होना चाहिए, तब आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। आईटीआर 5 एक बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, आईटीआर 5 एक बैलेंसिंग फिगर है, उसके लिए पहले 6 और 7 पढ़ लेते हैं। 6 क्या है? सारे कंपनीज के लिए है, जितने भी कंपनीज है वो सारे आईटीआर 6 फाइल करते हैं, लेकिन जो चैरिटेबल ट्रस्ट का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं वो नहीं फाइल करेंगे, बिकॉज चैरिटेबल ट्रस्ट आ जाती है आईटीआर 5 में, ठीक है। अभी अपने पढ़ेंगे आईटीआर 1 2 3 4 कर लिए, अब अपने सीधा 6 पढ़ें, कंपनीज, हमेशा कंपनीज। आईटीआर 7 क्या बोला मैंने? आईटीआर 7, तो आईटीआर 7 क्या है? जितने भी स्पेशल लोग हैं, कुछ याद आ रहा है? 194A 4B 4C 4D 4F, जितने भी स्पेशल पर्सन्स है जो स्पेशल एग्जेम्पशंस लेते हैं सेक्शन 10 में, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये लोग जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस, ये लोग जो है ना, ये लोग हमेशा, या चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, ये लोग आईटीआर 7 फाइल करेंगे। क्या फाइल करेंगे? आईटीआर 7। अब आप देखिए बच गया आईटीआर 5। आईटीआर 5 बैलेंसिंग फिगर है, मतलब अगर आप इंडिविजुअल नहीं हो तो इंडिविजुअल के लिए तो 1 2 3 था, 4 था। अगर आप एचयूएफ नहीं हो, आप कंपनी नहीं हो, कंपनी के लिए कौन था? आईटीआर 6, या फिर आप आईटीआर 7 फाइल कर रहे हो, इन छोड़ के बाकी जो भी है सब आईटीआर 5, मतलब फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है, एलएलपी जो है, वो हमेशा क्या फाइल करते हैं? आईटीआर 5 फाइल करते हैं। क्या फाइल करते हैं? आईटीआर 5, बिकॉज ना तो 1 है उनके लिए, ना तो 2 है उनके लिए, ना तो 3 है उनके लिए, ना तो 4 है उनके लिए। अगर वो पीटीएस नहीं ले रहे तो बात अलग है, अगर फर्म है पीटीएस ले रहे तो आईटीआर 4 होगा, बट फर्म के लिए आई मीन एलएलपी इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, आई होप यू नो। अगर एलएलपी है तो डेफिनेटली वो आईटीआर 5 फाइल करता है, ठीक है, क्योंकि 6 भी नहीं कर सकता, 7 भी नहीं कर सकता। 7 स्पेशल एससीज के लिए, स्पेशल एग्जेम्पशंस वालों के लिए। सर इसमें और एक चीज़ है कि सर पेपर मोड में कोई रिटर्न फाइल कर सकता है क्या? भैया आज के दिन में 99% रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं, मतलब ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है, पेपर मोड खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट अलाउ करके रखा है कि आप चाहे तो पेपर मोड में, मतलब मैनुअली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। वेरी वेरी स्पेशल, अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, तब आपको पेपर मोड अलाउ होगा। और अगर आप यही 2 फॉर्म इन्होंने अलाउ किया जो सिंपल है, 1 पेजर है, आईटीआर 1 है, आईटीआर 4, आईटीआर 1 सहज, आईटीआर 4 सुगम।
ITR 1 सहज, ITR 4 सुगम। तो ITR 1 मतलब सर ITR 2, ITR 3, ITR 5, 6, 7 ये सब तो भूल ही जाओ। आप कभी भी ऑनलाइन मोड को छोड़ के कोई भी फॉर्म में नहीं फाइल कर सकते, ऑनलाइन मोड में ही फाइल कर सकते हैं। और इनके साथ साथ आप ITR 1 फोल्ड तभी फाइल कर सकते हैं अगर आपका एज सुपर सीनियर सिटीजन वाला है, मतलब 80 ईयर्स और मोर है। क्या बोला मैंने? 80 ईयर्स और मोर। अगर आपका 80 ईयर्स और मोर है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तब हम आपको पेपर मोड अलाउ कर रहे हैं। या फिर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा और आपका कोई रिफंड क्लेमेबल नहीं है। बिकॉज सर रिफंड कब होता है सर, ध्यान से समझिए। आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी मान लीजिए आ रहा है 1 लाख और आपने एडवांस टैक्स दे दिया 3 लाख या TDS आपका कटा है 3 लाख, तो ऑब्वियसली आपको तो सरकार से 2 लाख मिलेगा ना। तो जब तक आप ऑनलाइन, देखिए क्या हुआ ना, रिफंड सब कुछ ऑनलाइन है, तो अगर रिफंड चाहिए तो ऑनलाइन रिटर्न भी भरना पड़ेगा। और अगर आपका रिफंड क्लेमेबल है तो ऑनलाइन रिटर्न ही भरना पड़ेगा, पेपर मोड नहीं कर सकते। आई एम टेलिंग यू द लॉजिक। नाउ इफ यू वांट रिफंड, यू फाइल रिटर्न ऑनलाइन। बट इफ यू डू नॉट हैव एनी रिफंड, मतलब आपका कोई रिफंड क्लेम नहीं है और आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, तो भी आप पेपर मोड में फाइल कर सकते हो। लेकिन ITR 1 एंड ITR 4 बस, और कोई भी रिटर्न्स आप ऑनलाइन फाइल ही करोगे, आप मैनुअली फाइल नहीं कर सकते। सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक यू शुड नो दिस। एंड बस इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं था। ये क्विक रिकैप्चुलेशन है जो आपके लिए इजी होगा। 139(1) किसको किसको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। इनका ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर, 31 जुलाई। फिर है लॉस रिटर्न 139(3), फिर है बिलेटेड रिटर्न 139(4), फिर है रिवाइज रिटर्न 139(5। ठीक है, ये सब मुझे लगता है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इससे आप मत मिस करना किसी भी करके, ये सारा फिक्स कर लेना। पैन नंबर जो ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताया, आधार नंबर का बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि कब कब अच्छा इंटर लिंकेज बहुत रेलिवेंट है इस बार, तो इंटर लिंकेज अच्छे से कर लेना। इसके लिए मैं आपको अमेंडमेंट क्लासेस में भी इसका कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ाऊंगा। सो डू नॉट वरी, जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप अमेंडमेंट क्लासेस भी अच्छे से कर लेना, तो आपका ये सिंपल वे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास, दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम अपने इसलिए ओवर किए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दिया है। सो आई एम थिंक दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। एंड ये रिटर्न बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज अगेन 8 मार्क्स इसमें से आता है, बिकॉज इसमें 3 टॉपिक्स है, एक खुद रिटर्न, एक पैन और एक आधार। तो ये क्या होता है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस में 4 मार्क्स का आ जाता है। तो 10 मार्क्स कभी कभी देखा है कि 10 मार्क्स तक का भी वेटेज जाता है इसका, इस चैप्टर में से। ठीक है, तो मेरी राय ये है कि rather than investing more time in big topics like PGPP capital gains, you should be smart enough to control this topic and इसको अच्छे से पॉलिश करके अच्छे से पढ़ाई कर ले, ताकि एग्जाम में इसका तो आपका अच्छा नंबर आ ही जाए। अभी मैं इसका डाउट्स नहीं लूंगा, इसका डाउट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास लूंगा। फिलहाल हम आज का क्लास में इस चैप्टर को अपने ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम इन रिटर्न ऑफ इनकम।